मंडळ, दृष्टी स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र, बाया कर्वे स्त्री अभ्यास केंद्र आणि भारतीय विचार साधना या तिन्ही संस्थांच्या वतीनं एकत्रित आयोजित केलेला आहे. हिंदुत्वाच्या प्रकाशात स्त्री चिंतन या माननीय सुनीलाताई सोनी यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन आज होणार आहे. या कार्यक्रमाचं नियोजन करत असताना असा विचार पुढे आला की भारतीय स्त्री चिंतन या विषयावर वारंवार चर्चा, उहापोह आणि अभ्यास होण्याची अधिक आवश्यकता आहे. जेवढी जास्त चर्चा आणि प्रश्नोत्तरं होतील तेवढं या विषयाचं आकलन वाढत जाईल आणि नवे अभ्यासक, नवे वक्ते त्या निमित्तानं तयार होतील. त्यामुळे जाणीवपूर्वक या अभ्यास मंडळाचं नियोजन केलेलं आहे. भारतीय नारीवाद किंवा महिलाविषयक भारतीय चिंतन हा दृष्टीचा आणि बाया कर्वे स्त्री अभ्यास केंद्राचा दोन्हीचाही गाभ्याचा विषय आहे. त्यामुळे त्या विषयातील अधिकारी व्यक्ती प्रोफेसर चंद्रकला पाडिया या पुण्यात असताना हे अभ्यास मंडळ घेतलं नसतं तरच ॲक्च्युली नवल होतं. या दोन्ही संस्थांचा आपल्याला सगळ्यांना परिचय आहेच, पण अगदी थोडक्यात मी दोन्ही संस्थांविषयी थोडक्यात माहिती देते. महिलांची सद्यस्थिती, त्यांचे प्रश्न, त्यांचा विकास आणि महिलाविषयक विविध धोरणं यांचा अभ्यास करण्यासाठी 1996 साली दृष्टी स्त्री अध्ययन केंद्राची स्थापना झाली. मराठी, हिंदी, इंग्रजी वृत्तपत्रातील महिलाविषयक बातम्यांचं संकलन, लेखांचं संकलन दृष्टीमध्ये केलं जातं आणि त्याच्यातनं दर महिन्याला महिला विश्व हे मासिक प्रकाशित केलं जातं. दृष्टी ही ICSSRची एक मान्यताप्राप्त संशोधन संस्था आहे. आजवर दृष्टीनं विविध विषयांवरती महत्त्वपूर्ण संशोधन केलेलं आहे. त्यापैकी एक दोन सांगायचे झाले तर झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशाच्या वनवासी भागातील तरुण मुलींचं घरकामासाठी होणारं स्थलांतरण, हरियाणातील घटत्या स्त्री पुरुष लिंग गुणोत्तराचा तिथल्या विवाह पद्धतीवर झालेला परिणाम आणि स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया इत्यादी महत्त्वपूर्ण संशोधनं दृष्टीमध्ये आजवर झालेली आहेत. महिला विश्व आणि या संशोधनाच्या कामाबरोबरच दृष्टीमध्ये विविध प्रकारची प्रशिक्षणं, सर्वेक्षणं, अभ्यास मंडळं, परिसंवाद इत्यादीचंही आयोजन केलं जात असतं. स्त्री विमर्श या विषयावर दृष्टीच्या वतीनं एक व्याख्यानमाला आयोजित केली जाते, जी दृष्टीच्या YouTube चॅनलवर सगळ्यांसाठी उपलब्ध आहे. दृष्टीची प्रकाशनंही आज इथे पाठीमागे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. बाया कर्वे स्त्री अभ्यास केंद्र हे महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या अंतर्गत कार्यरत असणारं एक केंद्र आहे. आपल्याला सगळ्यांना परिचय आहे की कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था ही गेल्या 125 वर्षांहून अधिक काळ स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या आणि सक्षमीकरणाच्या कामामध्ये अग्रेसर आहे. अगदी बालवाडीपासून ते उच्च शिक्षणाच्या सर्व शाखांना आता संस्थेने स्पर्श केला आहे. जवळजवळ 75 विभाग संस्थेचे कार्यरत आहेत. तर महिलांच्या शिक्षणाचा आणि सक्षमीकरणाचा असा विकास होत असताना त्यांच्या सर्वांगीण विकासाविषयी काही मूलभूत चिंतन केलं जावं या हेतूनं 2003 साली बाया कर्वे स्त्री अभ्यास केंद्राची स्थापना संस्थेच्या अंतर्गत करण्यात आली. महिलांसाठी कायदेविषयक व्याख्यानमाला, प्रेम, मैत्री, आकर्षण या विषयात जाणीव जागृतीविषयी कार्यशाळा, महिला उद्योजकता विकास यासारख्या विषयांवरचे कार्यक्रम आतापर्यंत स्त्री अभ्यास केंद्रांना घेतले आहेत. जगण्याविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन देणारे, समाजाच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेणारे समुपदेशक निर्माण व्हावेत यासाठी समुपदेशन अभ्यासक्रमही केंद्रातर्फे चालवले जातात. मानसमित्र, स्वास्थ्यशिल्पी यासारख्या समाजाभिमुख उपक्रमांच्या माध्यमातून समाजाचे आरोग्य जपणे, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध कार्यशाळा घेणे हे केंद्राच्या माध्यमातून सतत सुरू असते. सध्या केंद्रातर्फे महिला सबलीकरण तसेच जीवन गुणवत्ता विषयक भारतीय दृष्टिकोन या विषयांवर संशोधन प्रकल्प आणि लिंगभाव संवेदन या विषयावर अभ्यास प्रकल्प सुरू आहेत. भारतीय विचार साधना हे राष्ट्रीय विचार प्रसृत करणारं एक प्रकाशन आहे आणि त्याचा सविस्तर परिचय आपल्याला पुढच्या प्रकाशन कार्यक्रमामध्ये होणारच आहे. आता आपण अभ्यास मंडळाकडे वळूयात. आदरणीय प्रोफेसर चंद्रकला पाडिया जी का संक्षेप में परिचय मैं अब देना चाहूँगी. आपने 44 साल तक 45 ईयर्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विभिन्न पद विभूषित किए हैं. आप राजनीति विज्ञान की सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं.
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति और भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की पहली महिला अध्यक्ष भी आप रह चुकी हैं। यूजीसी स्टैंडिंग कमिटी एंड ऑन वीमेन स्टडीज़ की भी आप अध्यक्ष रही हैं। अतिथि प्राध्यापक के नाते आपने देश विदेशों में अध्यापन कार्य किया है। आपकी विद्वत्ता और शिक्षण शैली ने कई छात्र और शोधकर्ताओं को प्रेरित किया है। पूरे भारत में कुल 43 और विदेशों में 18 स्थानों पर आपको विशेष निमंत्रित व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया गया है। आपने 4 पुस्तकों का लेखन और 10 पुस्तकों का संपादन किया है। कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में आपके शोध कार्य प्रकाशित हुए हैं। यूएस फुलब्राइट अवार्ड, यूएस अवार्ड फॉर वुमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स इन साउथ एशिया, इंडो फ्रेंच फेलोशिप, शास्त्री इंडो कैनेडियन फेलोशिप, यूजीसी करियर अवार्ड, हायर एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड जैसे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय नारीवाद की संकल्पना प्रस्थापित करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपके शोधपत्र और व्याख्यानों में आपकी इन विषयों के बारे में गहराई से समझ और विद्वत्ता झलकती है। आपके विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान का लाभ हमें मिल रहा है, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था की उप कार्याध्यक्षा आदरणीय विद्याताई कुलकर्णी जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे प्रोफेसर चंद्रकला पाड़िया जी का इस अभ्यास मंडल में स्वागत करें। धन्यवाद विद्याताई। आदरणीय प्रोफेसर चंद्रकला जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे अब अपने विचार प्रस्तुत करें। मैं उसको नहीं कर रही इसलिए ना कि कल वो आया नहीं हिंदी में। अगर ये कल जो हमने वहाँ लगाया ना तो कृति देव अच्छा हुआ नहीं, मतलब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पॉकेट नहीं चाहिए। हाँ मतलब इसमें आ रहा है वो, पता नहीं आया कारण से। कल वो कृति देव में आया नहीं था ना हिंदी फॉन्ट में, तो फिर काफ़ी परेशानी हुई थी कल पे। तो फिर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना। आज रहने दीजिए, ये आप हटा दीजिए। हाँ हटा दीजिए। आप सभी सुधीजनों को और बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सादर अभिनंदन। हमारे बीच में आज गीता ताई उपस्थित हैं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि गीता ताई उपस्थित हैं। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है और बहुत उन्होंने मुझे उत्साहित किया है। हमारे बीच में मैडम यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी अभी मैं वहाँ से होकर के आ रही हूँ। और मैं अंजलि ताई के प्रति भी बहुत आभारी हूँ। तो इस सभागार में उपस्थित जितने भी माननीय व्यक्ति हैं, कुछ को मैं पहचानती हूँ, ज़्यादातर को नहीं पहचानती हूँ। तो मैं आप सभी को जितने, क्योंकि मंच पर तो भी कोई विद्यमान नहीं है, तो इस सभागार में उपस्थित हमारे जितने भी भाई बहन हैं सबको प्रणाम करते हुए, आज का जो ये विषय है वो मेरा बहुत प्रिय विषय है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो स्त्री का विचार है। तो इस पर बात करते समय कुछ बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। एक तो ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि हमारी जो है, मतलब जो देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। मैं जो बात आपसे कह रही हूँ कि जो प्रैक्टिस में हो गया है, जो बहुत सारी बुराइयां हमें दिखाई पड़ती हैं,
मैं हमेशा इस बात पर बल देती हूँ, वो हमारी अपनी कुत्सित मानसिकता है ना, हमारे अपने वैल्यूज़ को हमने जो अपनी कुत्सित मानसिकता, अपनी जो मटेरियलिस्टिक मानसिकता थी, उसके कारण जो हमारे बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो गई हैं। तो मैं आज उन विसंगतियों पर नहीं बोलना चाहूँगी, मैं बोलना ये चाहती हूँ हमेशा कि जो हमको मिला है, जो भारतीय विचार धारा से हमको मिला है, जो हिंदू दर्शन, हिंदू जीवन पद्धति से हमें मिला है, वो कितना महान है और वो कितना उच्च है, और उसको कितना अधिक ट्रांसलेट करने की व्यवहार में हमें आवश्यकता है। जब तक कि हम भारतीय जीवन दृष्टि को नहीं समझेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि भारतीय नारीवाद को हम सही ढंग से समझ पाएंगे। और हमारे ऊपर हमेशा इस बात का प्रयास किया गया, हम बहुत औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार रहे, और हमेशा इस बात का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से जो वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो वेस्टर्न मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स के आधार पर हम अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी से उपजा हुआ जो ज्ञान है, क्योंकि हर का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की उपेक्षा करते हुए हम जब किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं तो उसके निष्कर्ष, मैं तो कहती हूँ, भयावह होते हैं, गलत भी होते हैं और उसके निष्कर्ष बहुत भयावह होते हैं। हमने हर चीज़ को पहली बुराई तो ये थी कि हमने हर चीज़ को वेस्ट की निगाह से देखा, और उसका परिणाम जो है बहुत भयावह हुआ है। दूसरी चीज़ है कि हमने अपनी अस्मिता को, अपनी आइडेंटिटी को, जो हमारे गुह्य दर्शन को का उपयोग करके बहुत सारे विद्वान विदेश में पैदा हो गए। आप अगर उनका चिंतन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल जैसे भारतीय चिंतन को कहीं से उन्होंने कॉपी किया है, क्योंकि वो बहुत बाद में आए और हमारा चिंतन बहुत पुराना था। हेगल जिस यूनिवर्सल स्पिरिट की बात करता है, वो हमारे शास्त्रों में बहुत व्यापक रूप से है, लेकिन हेगल बहुत एक महान दार्शनिक के रूप में उभरा। तो इसलिए हम लोगों को, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, उन कंस्ट्रक्ट्स को दूर करके हम अपनी बात को रखें, तब तक शायद ये संभव नहीं हो सकेगा। तो इस बात का भी हमको, तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो विमेंस मूवमेंट विदेश में शुरू हुआ, वेस्ट में शुरू हुआ, मैडम आप बैठ जाइए, खड़े क्यों है तो जो शुरू हुआ, उसका मूल कारण ये था कि वहाँ के फिलोसफर्स ने विमेन को बहुत डेनिग्रेट किया है। आप यू स्टार्ट फ्रॉम प्लेटो एंड टिल द वेरी लास्ट, जब तक के फेमिनिस्ट थिंकर्स वहाँ नहीं आई, इतना उन्होंने, और यही कारण है कि जब नारी वहाँ जागृत हुई तो उसको ये समझ में आया कि हमको किस प्रकार से डेनिग्रेट किया गया है। और मैं कल भी, जैसा ताई बता रही थी, एक मेरा आर्टिकल है प्लेटो, अरिस्टोटल, रूसो एंड हेगल ऑन वेमेन, और उस आर्टिकल को लिखने के लिए मैंने इनके जितने भी ओरिजिनल ग्रंथ है, ओरिजिनल टेक्स्ट का अध्ययन किया, और उसी के आधार पर मैं कह रही हूँ। प्लेटो कहता है अपने लॉज में कि वीमेन आर सिक्रेटिव एंड क्राफ्टी बाई नेचर, एज इफ मैन आर नॉट, ओनली वी आर सिक्रेटिव एंड क्राफ्टी, है ना, हम सिक्रेटिव और क्राफ्टी हैं, ये अपनी लॉज में कहता है। आई एम एग्जैक्टली कोटिंग व्हाट ही हैज सेड। और लोग कहते हैं कि चूंकि उसने तो फिलोसफर किंग विमेन को भी बनाने की बात कही है, तो इसलिए उसमें तो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव उसका दर्शन है, पर वे ये भूल जाते हैं कि उसने इसलिए किया कि उसने ये जाना कि एक बिल्कुल विद्वान पुरुष और विद्वान स्त्री के संयोग से जो बच्चे पैदा होंगे वो राज्य के लिए बहुत लाभकारी होंगे। उसने विमेन की चाइल्ड रियरिंग, चाइल्ड जो उसकी केयरिंग एटीट्यूड है, उसको नहीं रिकॉग्नाइज किया है, उसने राज्य के लिए उसको विमेन के स्वरूप की विवेचना की है। आप छोटे मोटे बस उदाहरण दे रही हो, अरिस्टोटल कहता है कि नेचर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, मैटर एंड फॉर्म, और मैटर किसी चीज़ का एकदम रूडिमेंट्री फॉर्म है, और जो फॉर्म है वो किसी चीज़ का फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म है। तो वो कहता है वुमन इज ओनली मैटर, जबकि अरिस्टोटल ने इतनी फैमिली की बात कही है, वुमन इज ओनली मैटर एंड मैन इज फॉर्म फुल्ली डेवलप्ड। सो और उसने अरिस्टोटल के तो ऐसे ऐसे कोट्स हैं कि मुझे तो शायद इस मंच से कहने में भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब आप ये देखिए, हम लोग सब इसको पढ़ाते हैं, रूसो को, बता आप लोग भी इन चिंतकों को पढ़ा होगा, विशेष करके जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स को पढ़ा होगा जिन्होंने। अब रूसो जो है वो इतना, अब इक्वालिटी का जनक माना जाता है, जनक,
कि उसने इक्वालिटी के जैसे सिद्धांतों का विवेचन किया, शायद ही कोई कर पाया हो। लेकिन वो रूसो क्या कहता है स्त्री के बारे में, इट इज़ नॉट एनफ दैट द चेस्टिटी ऑफ वुमन शुड बी जस्टिफाइड बाई हर हस्बैंड, इट शुड ऑल्सो बी जस्टिफाइड बाई हर हस्बैंड्स फ्रेंड्स। अब सोचिए कितना डेनिग्रेटिंग ये वाक्य है। और हेगल कहता है कि वीमेन आर टोटली इनकैपेबल ऑफ रीजनिंग। ये मैं 2-4 चीज़ें आपको बता रही हूँ, पूरा आर्टिकल कहेंगे तो मैं कभी भी भेज सकती हूँ उसको। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ इतना ज़्यादा, इसीलिए आप देखिए जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी वो जीन बेथके एल्स्टेन, उन्होंने जो लिखा प्राइवेट वोमन पब्लिक मैन प्राइवेट वोमन, बड़ी प्रसिद्ध किताब है उनकी। तो उसमें उन्होंने इसी तरह से शुरू ही किया है कि कैसे हमारे फिलोसफर्स ने हमको डेनिग्रेट किया है। और इसी तरह से आप देखिए कि सोशल साइंसेस हम जो पढ़ाते हैं उसमें जितनी भी डेफिनेशंस हैं, उन समस्त डेफिनेशंस में विमेन को कहीं कोई स्थान नहीं है। और वर्षों से हम पढ़ाते आ रहे हैं। मैं बहुत छोटे उदाहरण जो की है, मैंने जैसा कहा था ताई कुछ बातें तो रिपीट होंगी क्योंकि दोनों जगह का विषय एक ही है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, हिस्ट्री में जो पुरुष युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है उसको इतिहास हीरो कहता है, पर जो स्त्री आजीवन वैधव्य सह करके उसके बच्चों को पालती है, बड़ा करती है और उसको एक अच्छा इंसान बनाती है, क्या कभी हमने उनको वार हीरोइन कहा है? उन्होंने कभी उनको नहीं कहा, उनके उसको उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार से आप देखिए हर चीज, इसीलिए मैंने कल बताया थी, बड़ी अच्छी हिस्टोरियन, इंग्लिश हिस्टोरियन है गर्डा लर्नर, वो कहती है कि अब इस बात की आवश्यकता है कि जिस तरह से वेस्टर्न इतिहास ने और भारतीय इतिहास में भी हुआ है बहुत, जिस प्रकार से विमेन के कंट्रीब्यूशन को इरेज कर दिया है उन्होंने, विमेन के कंट्रीब्यूशन, तो अब हमको एक कंपनसेटरी हिस्ट्री और एक कंट्रीब्यूटरी हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत है। मुझे एक बहुत हंसी की बात समझ में आती है, मैं टोरंटो विश्वविद्यालय में थी एज अ विजिटिंग प्रोफेसर, तो वहाँ जितने भी टीचर्स थे ना, वो हमेशा ही के लिए शी का प्रयोग करते थे। हम लोग जब कहते हैं शी और ही और शी, या ज़्यादातर हम ही कहेंगे, तो मुझे कुछ बड़ा अजीब सा लगता था। तो एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उठ के पूछा कि आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू यूज़ शी इन प्लेस ऑफ ही, है ना, ऐसा तो कहीं नहीं देखा है। तो बड़ा हंसते हुए उन्होंने कहा, मैडम इतने वर्षों तक हमने आपको सताया है और हमेशा हमने ही का प्रयोग किया है, कहीं भी कोई बात आती है तो शी का प्रयोग नहीं करते, तो अब उसको कंपनसेट करने के लिए हम शी का प्रयोग कर रहे हैं के लिए। अजीब सी बात है, लेकिन बहुत ही हास्यास्पद मुझे लगी कि क्या इस प्रकार से कंपनसेशन हो सकता है। हमारी हिस्ट्री में हम कुछ ही विमेन के बारे में जानते हैं, पर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ले लीजिए, आप बंगाल का पार्ट ले लीजिए, कितनी महिलाएं हुई हैं जिनका इतना योगदान है, पर हम बस कुछ नामों को जानते हैं, जैसे सरोजनी नायडू को जानते हैं, जो हमारे कुछ जो हैं वो लोग, तो उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी स्त्रियों का योगदान कम नहीं रहा है, और ये नहीं है, हर क्षेत्र में योगदान रहा है। तो इसलिए हमको इस बात को जानना पड़ेगा कि हमने कैसे उनको नापा है। अब आप ये देखिए कि जो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग हमेशा पढ़ाते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस। कल मैं इक्वलिटी की बात कर रही थी, आज मैं जस्टिस की बात करती हूँ। एक कैरोल गिलिगन है, उसने लिखा है कि उसकी किताब का नाम है इन अदर लैंग्वेज ऑफ डिफरेंस, ऐसे समथिंग नाम है, डिफरेंस को कहती है, परिभाषित करती है। वो कहती है कि जितना जस्टिस का सिद्धांत वेस्ट में आया है और जिन्होंने भी वेस्ट से लिया है, ये सारा का सारा सिद्धांत जो है वो स्त्री विरोधी है। और इस बात को उसने समझाने के लिए बड़ी अच्छी कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज का उसने इस्तेमाल किया, और उसने कहा कि इन कैटेगरीज को अगर हम लें, अब देखें तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो जस्टिस का सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, लर्निंग द थियरी ऑफ जस्टिस, है ना, समझना कि क्या सिद्धांत है। और वो कहती है कि इसको इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय ए थियरी ऑफ केयर, जो आन टोरंटो भी वही कहती हैं। तो वो कहती है कि होना क्या चाहिए कि हैविंग अ डिस्पोजिशन टुवर्ड्स जस्टिस, है ना, जस्टिस बुद्धि का विषय नहीं है, बोध का विषय है। हम में से, आप में से कोई भी न्याय कर सकता है, अगर हमें उसका बोध ना हो,
हम उससे प्रभावित ना हो, अगर केवल बौद्धिक स्तर पर सोचेंगे तो बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं हम खड़े होकर के ह्यूमन राइट्स पर भी सब पे। लेकिन हमारे यहाँ घर में काम करने वाली जो मेड सर्वेंट है उसकी सुख सुविधा का हम कितना ध्यान रखते हैं, हमारे साथ काम करने वाली जो स्त्री बहनें हैं उनका हम कितना ध्यान रखते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हम लोग जो हैं, जो एथिक ऑफ केयर है उसमें बल किस पर देना चाहिए कि हम उनमें उस डिस्पोजिशन को जन्म दें, उस बोध को जन्म दें। दूसरा वो कहती हैं कि जो आज तक का जस्टिस का सिद्धांत है वो यूनिवर्सलिस्ट रहा है, सार्वभौमता में विश्वास करता रहा है। लेकिन एक दूसरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है पर्टिकुलर। और पर्टिकुलर को समझने की जितनी क्षमता स्त्री में होती है वो पुरुष में नहीं होती है, और वहाँ पर हमको इस बात का महत्व स्त्रियों को देना चाहिए। अब ये बड़ा फिलोसॉफिकल रहता है, तो मैं एक अच्छे से सामान्य से उदाहरण से इसको क्लास में समझाने की कोशिश करती थी कि जैसे एक बच्चा है, अगर वो किसी चीज़ के लिए जिद करता है तो पिता तुरंत कहता है कि मैंने बड़े को ये नहीं दिया, तेरे को कैसे दे सकता हूँ, मेरे लिए तो सब बराबर है। अब बात भी सही है। उसी समय हर घर में आप देखेंगे, मुझे तो ऐसा बहुत अनुभव है, माँ आती है और माँ छोटे वाले को कहती है पिता को चले जाने दे, मैं बताती हूँ बेटा। और वो अपने बच्चे को कमरे में ले जाती है, रूम में, और क्या समझाती है उसको वो, क्योंकि वो जानती है मेरे दोनों बच्चे अलग अलग हैं, हमारे दोनों बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं। तो वो उसकी पर्टिकुलरिटी को इतनी अच्छी तरह पहचानती है कि वो कहती हैं कि इसलिए वो जो है उसको समझती है। जैसे कि आप देखिए इको फेमिनिज्म में वंदना शिवा ने कहा कि पेड़ों के और वृक्षों की प्रवृत्ति के बारे में जितना स्त्री समझती है, क्योंकि उसका नेचर से बहुत अच्छा संबंध है, उतना पुरुष नहीं समझ सकता है। तो हम ये बता रहे हैं कि वो कहती है पर्टिकुलरिस्टिक जो दृष्टि है। तो इसलिए मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि ये जो होल थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय ए थ्योरी, बाय एन एथिक ऑफ केयर। केयरिंग का जो एटीट्यूड महत्व है, उस केयरिंग के महत्व को जितना भारतीय ज्ञान परंपरा ने और भारतीय चिंतन ने समझा है, विश्व के इतिहास में हमको ये देखने को नहीं मिलता है। अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के देखें, वहाँ स्त्री को न केवल पुरुष के इक्वल माना गया, हम व्यवहार में नहीं मानते, ये हमारी गलती है, पर हमारे ऋषियों ने स्त्री को न केवल पुरुष के इक्वल माना, पुरुष से श्रेष्ठ माना। और उस श्रेष्ठ मानने का कारण क्या था कि स्त्री में जो एक केयरिंग इंस्टिंक्ट है, जो स्त्री में जो नर्चर करने की इंस्टिंक्ट है। मैं अपने बच्चों से पूछती थी क्लास में, हॉस्टल के बच्चों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, कि बेटा तुमको सबसे अधिक याद किसकी आती है। आप सबकी भी माता हैं, जब मैं पुरुष को भाइयों को करती हूँ तो वो भी हमसे एग्री करेंगे, क्योंकि अपनी अपनी माता का अनुभव तो सभी को रहा है। स्त्री जो है वो आपकी माँ भी रही है। तो आप ये देखेंगे तो वो कहते थे मैडम माँ की याद आती है। हमने कहा क्यों? पिता तो तुम्हारी फीस भी भरता है, इतना तुम्हारे लिए त्याग करता है। कहता मैडम माँ का कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, आप तो नहीं समझेंगे पर तो अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे मैं महाराष्ट्रियन मराठी थोड़ा थोड़ा समझ लेती हूँ, तो कहते हैं कि मैडम जिस क्षण से हम घर पहुँचते हैं, माँ कहलिन अरे बेटुआ का खाएगा, तू का खाई, अरे तो के वहाँ का मिलत होई, तो ई ले ला, तो वो ले ला। दिन भर शी वॉन्ट्स मी कि आई शुड फीड दिस, आई शुड फीड दैट। और चलते समय भी वो इतना सारा बना के दे देती है कि देख तो हॉस्टल में थोड़ा थोड़ा खाया कर, बहुत दुबला हो गया है। तो माँ का मतलब क्या है? मतलब स्नेह है। वो जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है माँ, वो दुनिया में मतलब वो हम क्या कर रहे हैं ना, एक बहुत अच्छी थिंकर हुई है रशिया में, वो कहती है कि व्हाट इज द मॉडर्न फेमिनिस्ट एजेंडा, टू टेक अवे द क्वालिटीज ऑफ मदरहुड। ये फेमिनिस्ट एजेंडा हो गया है। स्त्री बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है कि नहीं, वो एक ही हमको एक ही, क्योंकि इसलिए क्योंकि पालने में बड़ी मेहनत होती है। मातृत्व का जो उसका दायित्व है, मातृत्व का जो उसका, स्त्री केवल बायोलॉजिकल चीज नहीं है, ये मातृत्व का गुण। जिसने आजीवन विवाह नहीं किया हो वो भी क्या है? मातृत्व का गुण उसमें ही होता है। कल मैं किससे बात कर रही थी तो बता रही थी कि वो इंदुमती ताई के साथ रही और वो इनको एकदम बच्चे की तरह से, वो बिल्कुल, किससे मैं बात करी थी इसमें मौजूद होंगी है ना, तो बोलते वो एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि तो ऐसा होता है कि वो मातृत्व जो है गुण है, वो केवल एक बायोलॉजिकल कैटेगरी ही नहीं है।
तो इसलिए हम लोग ये देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इसको करती हैं। तो वो कहती हैं कि इसलिए तो हमारे सब बच्चे कहते थे कि वो है, किसी एक बच्चे ने भी मेरे 44 वर्ष के उसी पीरियड में, मैं बीच में वीसी वगैरह भी रही, तो आप 39 साल समझ लीजिए, कहीं एक भी मुझे विद्यार्थी ऐसा नहीं मिला। ये प्रश्न मैं हर बार पूछती थी, एक भी विद्यार्थी हमको ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि हमको पिता की ज़्यादा याद आती है और माँ की नहीं। तो आप ये देखिए कि क्योंकि उसके में वो जो वात्सल्य है, उसके में जो है, क्योंकि वो निर्मात्री है। तो इस वजह से हमारे यहाँ आज जिस मनुस्मृति की लोग इतनी आलोचना करते हैं, आज मैं कल भी यही कह रही थी कि उसको आप, क्योंकि मनुस्मृति ओरल ट्रेडिशन के रूप में रही वर्षों तक, पहली बार मेधातिथि ने उसको 13 वॉल्यूम्स में कोडिफाई किया, फर्स्ट लॉ गिवर रहा। उसके बाद कल्लुक भट्ट ने उसको 8 वॉल्यूम्स में कोडिफाई किया। उसके पश्चात देखिए जो भारत रत्न भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास, जो काशी के ही हैं, उन्होंने 3 वॉल्यूम्स लिखे। वो थियोसॉफिस्ट थे और उन्होंने 3 वॉल्यूम्स लिखे, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी इन मनुस्मृति। अद्भुत वॉल्यूम्स हैं वो। तो उन्होंने जब इन चीज़ों को लिखा तो हमने ये देखा कि जो हम सब इसके, मनु ने कहा कि एक आचार्य, मैं इसलिए संस्कृत के कोट को कल पढ़ने में बड़ा टाइम लग गया था, तो अच्छा है कि मैं ज़्यादा बात कर सकूं अपनी, कि एक आचार्य जो है वो 10 उपाध्याय के बराबर होता है। एक पिता 100 आचार्य के बराबर होता है, 100 आचार्य के बराबर होता है, और एक माता 1000 पिता के बराबर होती है। ये बात मनु ने कहा है। पर कल ही मुझसे कह रही थी कि मैडम हम लोगों ने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो आप देखिए, हाँ कुछ कह रहे हैं, तो आप ये देखेंगी वो उसका वर्स, उसका क्या वर्स है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ। इसी प्रकार से आप देखिए कि अगर हम लोग, ये एक उदाहरण मैंने बताया, लेकिन कैसे हम लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। मनुस्मृति का 9th चैप्टर है, उसका 33 वर्ष है। उस 33 वर्ष में मनु महाराज कहते हैं कि स्त्री जो है वो एक खेत है और पुरुष जो है वो बीज है। इस बात को लेकर के कुमकुम राय, द फेमस हिस्टोरियन ऑफ जेएनयू, एंड द सुजन वाडले, अ वेरी फेमस फेमिनिस्ट थिंकर ऑफ अमेरिका, दोनों ने इतना क्रिटिसाइज किया है मनु महाराज को कि मुझे लगता है मनु जिंदा होते तो शायद उनको हार्ट फेल ही हो जाता है ना। इस बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया। लेकिन आप देखिए, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मेरा लेक्चर बहुत बोरिंग ना हो जाए आपके लिए, है ना, तो इसलिए। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गई कि ठीक 34वें वर्ष में, 33वें वर्ष में मनु ने ये कहा है, आगे पीछे भी नहीं, ठीक 34वें वर्ष में मनु महाराज कहते हैं कि कहीं सीड प्रधान होता है तो कहीं खेत प्रधान होता है। लेकिन इसको वो छुपा गए, क्योंकि उसको कहेंगे तब तो वो कैसे सिद्ध करेंगे कि हम लोग तो बहुत कंजर्वेटिव हैं। इसी तरह से आप देखिए कि पूरे आज ही नहीं, विदेशों में भी ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी है। वो आप होंगी ना यहाँ पर जिन्होंने किताब लिखी है? अच्छा, आप है। आप, मैं मिली हूँ आपसे इतना, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। तो आपने जैसे, जिसको कि मैं बराबर मैंने उसको निशान भी लगा रखा है, क्योंकि मुझे बहुत पूरा पढ़ने का समय नहीं मिल पाया, क्योंकि जब सवेरे आई तो फिर काफ़ी लोग मिलने चले आए थे। लेकिन फिर भी मैंने जितना पढ़ा, तो मैंने, वो कहते हैं कि 2-3 चीज़ें आपने इस पुस्तक में बड़ी अच्छी लिखी, कि अगर जो कोई हर तरह से, जितना हम गाली दे सकते हैं हिंदुत्व को उतने ही हम महान हैं, जितनी हम उसकी आलोचना कर सकते हैं उतना ही हम एडवांस्ड हैं, है ना। हमारी सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस को कितनी लोगों ने समझा है। एक जीसी पांडे की किताब है, गोविंद चंद पांडे की, महान आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, सब कुछ कहना चाहिए। अगर ग्रीस में हुए होते तो प्लेटो कहलाते ग्रीक के। तो उन्होंने किताब लिखी है भारतीय परंपरा, वो उनके लेक्चर को ही किसी ने वो लिखा है, भारतीय परंपरा के मूल स्वर। इतनी बड़ी क्लिष्ट है उनकी, या जिसने भी उनको ट्रांसलेशन किया, लेकिन समझ में आती है। उसका मराठी ट्रांसलेशन भी हो सकता है। भारतीय समाज, एक दूसरी पुस्तक है उनकी, भारतीय समाज। बौद्ध दर्शन पर, जैन दर्शन पर, हिंदू दर्शन पर क्या उनकी नॉलेज थी कि शंकराचार्य और बुद्ध, उस पर मैंने उनके लेक्चर सुने वहाँ तिब्बतन इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल ज्ञान का सागर जिसको कहना चाहिए, कि जिसने सारे वेदों का ट्रांसलेशन किया उन्होंने, बहुत ही विद्वान व्यक्ति।
तो वो मैं आपको बता रही थी कि उसको हम पढ़ें तो हमको ये देखना होगा ना कि हमारी परंपरा कैसी रही है और इस परंपरा में स्त्री को हमने कितना उच्च स्थान, ये तो एक कोट मैंने आपको बताया, फिर कैसे मिस इंटरप्रेट किया गया है ये आपके सामने रखा कि किस तरह से उसका परिणाम। हाँ, अभी जो बात मैं कह रही थी तो वहाँ पर सब लोग ये कोट करते थे, जो न पिता रक्षति को हमारे भर्ता रक्षतियों ने, जो उनका कोट है ना, स्त्रियम स्वातंत्र्यम न रहती, आरंभ से पिता जो है उसके अधीन रहती है स्त्री, फिर वो जो है पति के अधीन रहती है, भाई, और फिर पुत्र के अधीन रहती है, स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। अब इस कोट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे, अब मैं एमए में पढ़ रही थी, पर मुझे लगा जो मनु ये कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो कैसे ये बात कह सकता है, ये संभव ही नहीं है। तो फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि मनु के टाइम में स्वतंत्रता का वो अर्थ नहीं है जो आज सबसे प्रोमिनेंट लिबरल ट्रेडिशन में, आज जो परिभाषा सब जगह सर्वमान्य है वो लिबरल ट्रेडिशन की है, लिबरलिज्म की है। उस लिबरलिज्म में व्यक्ति को कैसे डिफाइन किया गया है? इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज ए सेल्फ डिफाइनिंग सब्जेक्टिविटी हु नोज हिज इंटरेस्ट बेटर देन एवरीवन एल्स। प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वपरिभाषित विषय वस्तु है जो कि अपने हितों को अन्य लोगों के हितों से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझता है और स्वयं अपना विकास कर सकता है। ये स्वतंत्रता का अर्थ था। मनु के जब आप पढ़ेंगे आपको ऐसे बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगे जहां मनु कहता है कि वो पिता कहलाने योग्य नहीं है जो अपनी बेटी की, हम लोग को तो आजकल फेमिनिस्ट थिंकर्स को कहता है अरे हम कोई रक्षा करने की चीज़ है। अरे भाई, हम आज इतने बड़े हो गए हैं फिर भी अगर हमको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लंका तक जाना होता है तो मैं अपने बेटे या स्टूडेंट से कहती हूँ बेटा रात हो गई तो मुझे छोड़ देना। तो इससे क्या वो उच्च हो गया और मैं निम्न हो गई? अरे जिस बेटे के पाँव में तेल लगा लगा करके मैंने उसे खड़े होने लायक बनाया है वो क्या मुझसे बड़ा होगा कभी? हमने उसको कह दिया है ना बड़ा, हम क्यों कहते हैं कि वो बड़ा है? वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन हमने जो है इस तरह से उसको विवेचित करने का प्रयास किया है तो वो कहता है कि वो पिता कहलाने योग्य नहीं है जो अपनी बेटी की रक्षा न कर सके, पति कहलाने योग्य नहीं जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, और फिर वो जो तीन चीज़ें जैसे मैंने आपने बताई, तो उसने उसका अर्थ रक्षा के अर्थ में लिया है। उस मनु के पीरियड में स्वतंत्रता का वो अर्थ था ही नहीं। तो अगर हम आज के अर्थ को, वो भी पाश्चात्य संस्कृति और ऐतिहासिक संदर्भों में उपजे हुए जो शब्द हैं, बने हुए जो शब्द हैं, उसको अगर हम आज के समय पर लागू करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, है ना? तो इसलिए हम लोग ये देखते तो, और वही परिणाम हम लोग इसको भुगत रहे हैं। बहुत गर्म हो रहा है। हाँ, या तो मैं उधर आ जाती हूँ, ये उठ करके वहाँ आ जाइए, मतलब ये वहाँ रखा सकता है। दूसरा माइक दो, अब बैठ के बात। हाँ, बैठ के कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैं देखिए एकदम I'm sweating। बैठ के वैसे स्टैंड आ जाता है, तब तक मैं बोलती रहती हूँ, मैं बोलनी रहती है, लेकिन अगर आ जाए तो एक तो हमने वहाँ के जो शब्दों, वहाँ का जो अर्थ था उसको ले करके और हम अपने ऊपर लागू करते हैं, क्योंकि उसका सच कारण है हमें अपनी अस्मिता में, अपने ज्ञान में हमें विश्वास नहीं है। जिन 5 कोशों की उपनिषद में बात की गई है, जो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ है जिसने उसको लेकर के, हाँ, एक मिनट आवाज देखने की मतलब ऐसे करके रिकॉर्ड होना नहीं कर, हाँ नहीं बता सकता। यानी इथे रेकॉर्ड नाही मैं इसी से बोल देती हूँ।
नहीं वो रिकॉर्ड नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो फिर भी नहीं, अब तो ठीक है। वहाँ बहुत गर्म लग रही थी, हाँ बहुत ज़्यादा। एक तो नहीं, अब ठीक है ना? अब ठीक है, अब ठीक है। हेलेन सिक्सू का, हाँ, हेलेन सिक्सू ने एक बहुत अच्छा लिखा है जो कि बहुत विश्व प्रसिद्ध हुआ। तो उसने कहा कि स्त्री जब बोलती है, एक ग्रीक मॉडल लेडी मॉडल हुई इसके लिए, तो कहते स्त्री जब बोलती है तो शी पुट्स हर हार्ट एंड सोल एंड एवरीथिंग, हर बॉडी स्पीक्स। तो हम लोग शायद इतना एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी बात को बोलते समय, इसलिए ज़्यादा ही गर्म लगने लगती है। तो शायद ये भी कारण होगा, बिल्कुल। मैं कहाँ कह रही थी, उसका बात का क्रम टूट जाता है। लास्ट पॉइंट क्या है? हाँ, जो ये कह रही थी, तो हम लोग जो हैं इस दृष्टिकोण, आप धर्म को ले लीजिए, है ना? क्या धर्म को रिलीजन कह सकते हैं आप? लेकिन वर्षों तक क्या सारी किताबों में क्या ट्रांसलेट किया गया? अब हम थोड़ा उसको समझने लगे हैं कि रित की परिकल्पना क्या है, धर्म ड्यूटी की परिकल्पना क्या है, अर्नड राइट्स की परिकल्पना क्या है। गांधी जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। गांधी जी कहते थे कि कर्तव्यों के हिमालय से अधिकारों की गंगा अपने आप बहती है। कर्तव्यों के हिमालय से अधिकारों की गंगा अपने आप बहती है। अगर हम कर्तव्य करेंगे तो वही, दैट इज अवर अर्नड राइट। आप केवल उसकी बात नहीं करिए कि अधिकार है। और वेस्ट ने हमें क्या सिखाया कि हम जो है, इसीलिए अफ्रीकन चार्टर में, तो अफ्रीका की सराहना करूंगी कि 1975 में अफ्रीकन्स ने अफ्रीकन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा हम यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो व्यक्ति का कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो लैंड राइट्स भी कलेक्टिव लैंड राइट्स हैं। तो हम उनके सिद्धांत को मानेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, उसका तो ताना वाना एकदम चरमरा जाएगा। लेकिन हमको तो ये कहने में बड़ा, मैं जब छोटी थी तो मुझे लगता था, लड़के आपस में बात करती थी, मैं आपको 6th 7th 8th की बात बता रही हूँ, जब मैं उतनी छोटी थी, तो कहती थी अरे मैंने इम्पोर्टेड कपड़ा पहना है। मतलब इम्पोर्टेड कपड़ा पहनना जो है वो बड़ी महानता की बात थी। और वही चीज़ है कि इम्पोर्टेड विचारों को हम जो है बहुत तवज्जो देते हैं। बहुत नहीं, जो अच्छी चीज़ है उसको आप, वो तो हमारी ऋग्वेद में भी कहा गया, जहाँ से जो चीज़ें अच्छी मिलती हैं हम उनका वेलकम करते हैं। पर अगर हम सख्ती से अपनी ज़मीन पर नहीं खड़े होंगे तो आने वाली हर हवा हमको उड़ा ले जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि हमारी ग्राउंडिंग हो, और उस ग्राउंडिंग पर जब हम खड़े होंगे तब हम नारीवादी चिंतन, स्त्री चिंतन की बात करेंगे, तो हमारा वो चिंतन जो है वह एक सही चिंतन हमारा होगा। लेकिन पता नहीं क्यों उस औपनिवेशिक मानसिकता से हम क्यों नहीं उबर पाए, ये मतलब समझ में नहीं आता कि आज तक भी वो औपनिवेशिक चिंतन जो है वो हमारे उसका बिल्कुल भाग रहा है। कोई भी चीज़ भारतीय कह देना, कोई भी चीज़, इतनी लिबरल फिलॉसफी जो है किसी भी धर्म में। एक पूरा, सती चटर्जी एक जादवपुर यूनिवर्सिटी में है,
तो एक सेमिनार हुआ था इंटीग्रल फेमिनिज्म में लॉस एंजलिस, सेकेंड ह्यूमन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस, उसके लिए उन्होंने लिखा था। तो वो उसमें मुझे भी बुलाया गया था, तो मैं गई थी। ये दीनदयाल उपाध्याय जी के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के आधार पर वो इंटीग्रल फेमिनिज्म पर वो था। तो वो उन्होंने बताया कि ये जो गॉडेस की परिकल्पना है वैष्णव कल्ट में, हर कल्ट में, हमारे यहाँ जितने कल्ट हैं उसमें गॉडेस का वो है। उन्होंने पूरे उदाहरण देके पूरे रेफरेंसेस के साथ बताया। कहीं भी विश्व में ग्रीक युग में ग्रीक गॉडेस की परिकल्पना आती है, लेकिन वैसी नहीं जैसी हमारे यहाँ है। विश्व के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि स्त्री को गॉडेस माना गया, मतलब गॉडेस की परिकल्पना, स्त्री बिल्कुल गॉडेस तुल्य है, ये कहीं नहीं माना गया। इतना ही नहीं, आप देखिए कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से फ्रैंक मॉरेल्स, बहुत अच्छा लेखक है फ्रैंक मॉरेल्स ने, वो मैं आर्टिकल भी लाई हूँ, आप उसको फोटो स्टैट करा लीजिएगा, और वैसे तो है ही इंटरनेट पर, कि वो कहते हैं कि जो शक्ति कल्ट है हमारे यहाँ, जो स्त्री को शक्ति स्वरूपा माना गया है, ये तो कहीं भी विश्व के इतिहास में हमको देखने को नहीं मिलता है। एक हमारी एक कैनेडियन फ्रेंड है जिन्होंने किताब लिखा है द गॉड हु इज़ हाफ मैन हाफ वुमन। तो वो कहते हैं कि वो बहुत बड़ी मतलब उसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने अध्ययन किया है विभिन्न मूर्तियों का और इन सब चीज़ों का। तो वो कहते हैं कि विश्व में कहीं भी अर्धनारीश्वर की, कि पुरुष जो ईश्वर भी है वो आधा स्त्री है और आधा पुरुष है, ये तो परिकल्पना के बाहर है। तो हमारे यहाँ जो है हमेशा हमने उसको जोड़ा है शक्ति को मैस्कुलिन से, है ना, वो हमेशा मैस्कुलिन रहा है, और हमने शक्ति को जोड़ा है फेमिनिन से। तो ये हमारी सभ्यता का हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे ऋषियों ने ऐसी परिकल्पना की है और हमको ऐसा स्टेटस प्रदान किया है। इसी प्रकार से आप देखिए, अगर ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस के लेवल पर हम लोग देखें, तात्विक स्तर पर देखें, तो भारत का चिंतन, पहला चिंतन है भारतीय चिंतन, हिंदू चिंतन, जहाँ पर कि यह माना गया, ऋग्वेद में भी माना गया ये चीज़, रासदी सूक्त में, कठोपनिषद में भी माना गया, मनुस्मृति में भी माना गया, जिसको हम लोग हिरण्यगर्भ कहा करते थे, कि पृथ्वी जो है एक आग का गोला थी, उसके दो बराबर बराबर टुकड़े हुए, इतना भी कम और अधिक नहीं, इतना भी अंतर नहीं किया है, एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से स्त्री। तो आप देखिए कि हमारा ऑन्टोलॉजिकली भी कितना, हमारी जो उत्पत्ति है, जहाँ की मैं किसी रिलीजन की वो नहीं कहती हूँ, पर आपको बताती हूँ कि हमारे ऋषियों की दृष्टि कैसी थी। जबकि क्रिश्चियनिटी में ये कह दिया गया कि हम तो, स्त्री तो जो है वो पाप का फलस्वरूप है। आपको पता है एडम और ईव ने वो फल खा लिया जो कि फॉरबिडन था, और जिसके परिणाम स्वरूप उनको धरती पर भेज दिया गया, और हम सब उसी एडम और ईव की संतान है। तो हमारा मूल है उनका जो है वो है कि हम किसके परिणाम स्वरूप हैं, उस पाप का परिणाम है। लेकिन हमारे यहाँ कभी भी मतलब व्यक्ति तत्व को ही, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इस दृष्टिकोण से कभी भी देखा नहीं गया है उसको। और जब मैं जिस कोश की बात कर रही थी, मुझे तो वो उपनिषद के कोश इतने प्रभावित करते हैं, और हर स्त्री हर पुरुष के लिए उन्होंने बताया, कहीं भी नहीं कहा उपनिषद ने कि ये केवल पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए नहीं। सबसे पहला कोश उन्होंने बताया प्राणमय कोश, है ना, कि बिना प्राण के, बिना सांस के हम जीवित नहीं रह सकते। और इसलिए हमारे यहाँ योग विद्या आई कि प्राणों को हम कैसे साधें, और प्राणों को साधने का क्या असर होता है हमारे उस पर है। फिर उसके बाद देखिए अन्नमय कोश, हम कैसा अन्न खाते हैं और किसके हाथ से खाते हैं। आप देखिए, माँ जो है एक छोटा सा कोई चीज़ बना देती है, तुम कहते बड़ा स्वाद बना, क्या डालती हो तुम इसमें, तो कहती कुछ तो नहीं डाला, नमक धनिया हल्दी डाला। लेकिन माँ के हाथ में जा करके उसमें इतना स्वाद कैसे आ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है राजस्थान में मैडम, कि बैठनो भाइयों को चाहे बैर ही हो, चालनो रास्ता को चाहे टेढ़ ही हो, खानो माँ का हाथ को चाहे जहर ही हो। तो हर उसमें आप देखेंगे कि इस तरह के जो मुहावरे हैं ना, हर उसमें आपको देखने को मिलेगा, हर प्रांत में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारा ये है, तो हमको इस महत्व को समझना चाहिए। तो इसलिए अन्नमय कोश, कैसा खाना हम खाते हैं, सात्विक खाने पर कितना बल हमारे यहाँ है, किस प्रकार का हम भोजन करते हैं। तीसरा का मनोमय कोश, प्रत्येक व्यक्ति को सिक्योरिटी और स्नेह की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, और ये प्यार और सिक्योरिटी जो है हमारा अधिकार है और हमको प्राप्त होना चाहिए। सबसे अधिक ये प्यार और सिक्योरिटी हमको कौन दे सकता है,
वो माँ देती है हमको। तो ये प्यार और सिक्योरिटी उन्होंने कहा कि मनोमय कोश है। चौथा कोश कहा विज्ञानमय कोश। हम सब में जानने की उत्सुकता होती है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तो विज्ञानमय कोश, तो कैसा ज्ञान हो? क्या इंफॉर्मेशन ज्ञान है? आज क्या है, आप हम सब कंप्यूटर हो गए हैं। कंप्यूटर पर आप यूं मारिए, आपको किसी भी चीज पर कुछ भी जानना हो कंप्यूटर पर आ जाएगा। उसको फीड कर दिया गया है, वो निकल करके आ जाता है। तो आर वी कंप्यूटर्स? हम तो वी आर मेकर्स ऑफ कंप्यूटर्स ना, हम कंप्यूटर तो नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि हमको केवल इंफॉर्मेशन, आत्मावलोकन का कोई अवसर नहीं है ना, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कोई हमारे पास समय नहीं। हम अपने को जानने की कोई कोशिश, महर्षि रमन ने मैं कौन हूँ, जो उनकी किताब है, वो कितनी फेमस हुई कि पहले तो हम ये जाने। मैं ये कहती हूँ कि कम से कम उतनी महानता पर भी न पहुँचे तो ये तो जाने कि हमारे में क्या बुराइयां हैं, क्या भलाइयां हैं, हम उनमें किन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं तो हम लोग इस पर जो बल नहीं देते हैं, प्रदान नहीं करते हैं, ये तो हमारा बहुत बड़ा दोष है। तो विज्ञानमय कोश, और अंत में कहता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश आनंद है, सुख और दुख की परिधि से बिल्कुल वह ऊपर है, जहां हमें न किसी चीज से सुख होता है, जो गीता में आपने देखा, न किसी चीज से हमें दुख होता है। हम इस द्वय से, ये जो द्वैत भाव है, इससे हम ऊपर उठ जाते हैं। और इसलिए हमको दुख और सुख तब तो होता है ना जब हम किसी चीज को वो करके देखते हैं। तो उस आनंद की अवस्था की जो परिकल्पना की गई है, मैं आपके सामने सिर्फ ये रख रही हूँ क्योंकि मैं सबसे कहती हूँ कि आजकल के जो हमारा वातावरण हमने अपने बच्चों को दिया है, उनको जो परोसा है, तो बच्चों को समझना बहुत कठिन है। जब रामकृष्ण मिशन, जब आपने देखा कि रामकृष्ण परमहंस के बिस्तर पर आकर के माँ शारदा बैठ गई, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि क्या तुम मुझे दुनिया में खींचने लाई हो? तो माँ शारदा ने तुरंत कहा हंसते हुए, मैं तुम्हें संसार में खींचने नहीं लाई हूं, मैं तुम्हें संसार सागर से तारने के लिए आई हूं। लेकिन आज ये बात अगर हम अपने विद्यार्थियों को कहें, आज के इस युग में जहां इतना डस्ट है, इतनी डस्ट है, चारों ओर से धूल आ रही है, चैनल्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो वहां हमारा बच्चा ये जो है इस चीज को नहीं सीख पा रहा है। लेकिन ये हमारा आदर्श था, और इसीलिए आप देखिए, कल भी मैंने उसमें बताया था, सौंदर्य लहरी को उठा लीजिए आप। सौंदर्य लहरी में भी आप देखते हैं शंकराचार्य कहते हैं कि शिव भी बिना शक्ति शव है, शिव बिना शक्ति शव है। ऐसा महत्व क्या किसी दर्शन में। मैं तो चैलेंज करती हूँ, क्योंकि वेस्टर्न फेमिनिस्ट थ्योरी मैंने वर्षों तक पढ़ाया है, आई नो, और ये मेरा एक एडवांटेज है कि मैं कंपेयर कर सकती हूँ एकदम शुरू से लेकर के, मैरी वोल्स्टेनक्राफ्ट से लेकर के, उसके पहले भी जो फ्रेंच लेखिका हुई क्रिस्टीना पिसी, तो उनसे लेकर के और आखिर तक पढ़ाया। लेकिन कहीं भी आपको ये भाव नहीं मिलता है कि हम जो हैं किस प्रकार से उसको, हमें कैसे सेल्फ रियलाइजेशन, और कहीं भी हम ये नहीं जानते हैं कि इंटेलिजेंस में और प्रतिभा में क्या अंतर है ना। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस तो ये है किसी चीज को समझने की शक्ति, पर जब उस चीज को हम अच्छा और बुरा समझ लें तो उस अच्छाई पर चलने की जो हमारी शक्ति और उस अच्छाई को अपनाने की जो हमारी शक्ति है, वो प्रज्ञा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि वो जो हम लोग जिस इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हमारा उद्देश्य उस इंटेलिजेंस को केवल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य क्या है, उस प्रज्ञा तत्व को प्राप्त करना है। तो आनंदमय कोश की जो परिकल्पना की है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इसमें कहीं भी किसी प्रकार का अंतर स्त्री और पुरुष में नहीं किया गया है। हमारे दर्शन में आप 10 बार पढ़ के देख लें, आपको देयर इज जेंडर डिफरेंशिएशन बट नॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। स्त्री और पुरुष अलग अलग हैं, स्त्री पुरुषों से बहुत सारी चीज़ों में श्रेष्ठ है, लेकिन उस स्त्री और पुरुष के अंतर का अर्थ ये नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है, मैडम ने लिखा कि 5 मिनट बाद क्वेश्चन आंसर लेने हैं, तो मुश्किल क्या हो जाए। तो फिर इसलिए है कि हम उसको जो प्रभाव होता है ना, उसको कुछ भी बोल दो तो भूल जाती। तो अब क्या मैं कह रही थी, आप ही से पूछती हूँ। हाँ, तो वो कहते हैं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है
कि अलग अलग हैं, तो उन दोनों में हम किसी को निम्न और किसी को हम उच्च, यानी उनको स्त्री को हम उसके आधार पर निम्न माने, इस बात का कहीं भी हमारे हमेशा। और एक एक शब्द, क्या आप जब वेदों को उपनिषदों को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे, कल भी मैं बता रही थी, एक एक शब्द और विद रेफरेंस हमने दिया है कि हर शब्द जो स्त्री के लिए प्रयुक्त, पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है, वही शब्द स्त्री के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। ये कितनी अपने आप में महान चीज़ है कि एक वो सभासद है तो ये सभासदा है ना। वो एक एक शब्द आप देखेंगे कि जो स्त्री के लिए प्रयुक्त, जो पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है, वो स्त्री के लिए वो सही यसी है, वो सही यान है तो वो सही यसी है। एक एक चीज़, अर्थात वो सभासद है तो वो सभासदा है। इसका मतलब स्त्री सभाओं में भाग लेती थी। शब्द का निर्माण ऐसे ही तो होता नहीं है, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही होता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे वेदों में जो हमारे मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स हैं, उनमें भी ये ऑन्टोलॉजिकल इक्वलिटी हमको देखने को मिलती है, ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस पर। उसके बाद जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, जो कि वहाँ से जो ग्रहण किए हुए हैं, आप देखिए वहाँ भी ये हमको देखने को मिलता है। कितने आश्चर्य की बात है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने और पाराशर स्मृति, जो कि मुश्किल से मैं सोचती हूँ 15-20 पेज की है पाराशर स्मृति, इतनी छोटी सी पाराशर स्मृति है, उन्होंने स्त्री को डिवोर्स का राइट दिया है। और वो डिवोर्स का राइट दिया है जो कि हमारा संविधान आज भी हमें नहीं देता है, और हम कहते हैं हम कंजर्वेटिव हैं। इससे जब बड़ी क्रांति क्या हो सकती थी कि हमारे ऋषियों ने, उन्होंने कहा अगर पुरुष विदेश चला गया है और 5 वर्षों तक वो लौटता नहीं है और तुम्हारे लिए कोई आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके नहीं जाता, तब तुम्हें क्या है, ऐसे पति को डिवोर्स देने का अधिकार है। फिर वो कहते हैं कि अगर वो पतित है, जिस आधार पर तो हम लोग देते हैं वो पतित है, चरित्र से पतित है, उसको वो करने का अधिकार उस समय कह रहा है। आप ये सोचिए किस समय ये बात पाराशर स्मृति, पाराशर ऋषि कह रहे हैं, उस समय उसको ये अधिकार है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मृत होने पर तो है, ये नपुंसक होने पर अधिकार है। तो बड़े स्पष्ट रूप में उन्होंने हमको कहा कि स्त्री को अधिकार, रीमैरिज का अधिकार बताया। बाद में जाकर के ईश्वरचंद्र विद्यासागर से लेके महर्षि कर्वे से लेकर के सबने उसकी बात कही, लेकिन आप ये देखिए कि उस समय रीमैरिज की बात करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है कि वो डिवोर्स देने के बाद उसको ये अधिकार है कि वो रीमैरिज कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि, और जो ये कहा जाता है हमेशा कि पहले, आजकल हमने बाद में क्या मानसिकता अपनाई दहेज के कारण, कि लड़की का पैदा होना हमारे लिए जरा वो हो गया, हम लोग सब कामना करने लगे समाज में, सास और सभी लोग की, वो लड़का पैदा करे, ये हुआ। लेकिन क्या इसकी ये बात क्या हमारे वेद और उपनिषद कहते हैं? वेद और उपनिषद में कल भी मैंने बहुत सारे कोट्स बताए थे, जिसमें कि पति और पत्नी आकर के ऋषि से मांगते हैं कि हमारे घर एक कन्या का जन्म हो, और वह उसको आशीर्वाद देता है, ईश्वर तुम्हारे घर में एक विदुषी कन्या को जन्म दे, और उसके लिए वो उसको उपाय बताता है। जैसे हम लोग के कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो ऐसा आप देखिए वान पर्व में आता है, शांति पर्व में आता है, इतने इतने आप दर्शनों में आप देखें, कुमार संभव में आता है, जहां पर कि आप देख बृहदारण्यक को उपनिषद में आता है। तो आप देखेंगे इन सब जगह का क्या कहा गया कि स्त्री के जन्म को, मतलब स्त्री के साथ साथ, अरे मेल चाइल्ड के साथ साथ फीमेल चाइल्ड की भी कामना की गई है, और ऋषि भी उसको ये आशीर्वाद देता है। ये तो हमारी कुत्सित मानसिकता थी ना कि बाद में अरे क्या है, फलो फूलो 7 पूतों की माँ हो, अरे 7 उसकी माँ क्यों ना हो भाई, पूतों की क्यों माँ हो? तो ये सब बाद का परवर्जन है, ये सब आधुनिक काल का, मॉडर्निटी का परवर्जन है। यह हमारे ऋषियों और हमारे वेदों और उपनिषदों में कहीं नहीं कहा गया, लेकिन हम जो है ये मान लेते हैं कि हमारे वेदों और उपनिषदों में ये कहा गया है। तो ये बहुत आवश्यकता है इस बात की कि हम ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ें, और उस ओरिजिनल टेक्स्ट को हम सेकेंडरी सोर्सेस का सहारा ना लें। ये अगर टीचर नहीं पढ़ेगा ओरिजिनल टेक्स्ट, तो क्या हमारे यहाँ काम करने वाला मजदूर पढ़ेगा? उसका काम है तो बेचारा दिन रात मजदूरी करता है, तो खाने भर के लिए उसको वो मिल पाता है। हमारे गुरु कहा करते थे कि तुम लोगों से तो अच्छा, जो है डांटते थे, तुम लोगों से अच्छा तो वो प्रेस करने वाला जो नीचे बैठा है ना, वो है, दिन भर बेचारा प्रेस करता है, तब जा करके उसको खाने को रोटी मिलती है। तुम लोग क्या करते हो, एक पढ़ लिया तुमने कभी किसी समय में, और उन्हीं नोट्स को 30 साल तक पढ़ाते चले जा रहे हो। शर्म है तुम्हारे ऊपर।
हाँ, कुछ तो इतना मतलब, और कैसे कैसे टेक्स्ट से, जब तुम्ही ने ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, चाहे प्लेटो को पढ़ाओ तो अगर रिपब्लिक नहीं पढ़ा है तो क्या पढ़ा है तुमने? तो कोई भी ग्रंथ को तुम लोग पढ़ाओ तो तुम लोग बिना ओरिजिनल टेक्स्ट के कैसे पढ़ा देते हो? तुम्हारी तो वही शिक्षा है ना, तो तुम अपने विद्यार्थियों को क्या दोगे? तो इसलिए हमने जो अपने टेक्स्ट को नहीं पढ़ा, उसी वजह से, और जो टेक्स्ट को जिस तरह से मिसइंटरप्रेट किया गया, कल जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए कि किस प्रकार से कहा गया कि वेदों में जो है सती प्रथा को स्थान दिया गया है, और मैं शिव पुराण तक आपको ले गई कि शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा गया कि जो स्त्री जो है वह विधवा होने के बाद फ्यूनरल पायर में, मतलब सती हो जाती है, उसका नरक में जाना अवश्यंभावी है। वो नरक में ही जाएगी क्योंकि उसने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया है। ये सब कोट्स के साथ मैं कह रही हूँ कि उसने अपने दायित्व को छोड़ दिया, उसने अपने बच्चों के पालने का जो उसको दायित्व है, और क्यों वो पति के साथ वो हो जा रही है। ऋग्वेद के नासदी सूक्त का एक कोट आदमी करता है, हमसे कह देता है, और ठीक दूसरे ही कोट में उसको स्पष्ट कर दिया है ऋग्वेद में ऋषि ने कि नहीं, कि आओ तुम लोग उठो, अपने पति के पास से, पति की मृत देह से उठो और जाकर के तुम लोग गृहस्थी के कार्य में लगो। तो वो उस सेकंड जो वर्ष है उसकी चर्चा वो नहीं करती हैं, वो चर्चा करेंगे क्या करो, पहले वर्ष की चर्चा करेंगे। मैं ये बातें इसलिए आपको कहना चाहती हूँ कि भारतीय चिंतन परंपरा में कितनी गहन है और भारतीय जीवन दृष्टि कितनी गहन है। ये वो दृष्टि है जिसमें कि प्राइमेसी ऑफ द कलेक्टिव ओवर द इंडिविजुअल। हम मानते हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल, के एम पानिकर ने कितनी अच्छी एक लाइन में परिभाषा की कि इन इंडियन थॉट एवरी इंडिविजुअल इज ए पर्सन एंड पर्सन मीन्स वेब ऑफ रिलेशंस। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है, इंडिविजुअल का अर्थ है संबंधों का समुच्चय। प्रत्येक व्यक्ति जो है, हम जब कहते हैं, भिकू पारिक हमारे आए थे, बड़ा अच्छा लगा, हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हम जब भी किसी से पूछते हैं तो हम कहते हैं चाय वाय, कुछ चाय वाय पियोगे? ये वाय क्या है? हम कभी नहीं कहते हैं, अमेरिकन से कैन आई बाई टी फॉर यू, कभी नहीं कहते हैं, लेकिन हम कहेंगे वाय, क्योंकि हमारे यहाँ ये कलेक्टिव एग्जिस्टेंस रहा है ना। आप गांव में भी चले जाइए, चाहे वो यूपी का गांव हो, महाराष्ट्र का गांव हो, कहीं भी जहां होता है, वो बिना गुड़ दिए आपको पानी नहीं पिलाते। तो ये हमारा जो अतिथि, जो बिना तिथि बताए आ जाए, तो भैया एक एक शब्द हमारा जो है, और हम कहते हैं अतिथि को हम जो है ईश्वर मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? अब विदेश में क्या है, आप हमारे जो दादा दादी या उस उम्र के लोग जो जाते हैं, उनका विदेश में बिल्कुल मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कहाँ जाएं, अपॉइंटमेंट ले लेकर के कहाँ जाएं? अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आधी घंटे का मिलेगा, 1 घंटे का मिलेगा। हमारे आपके घर, भले कल मुझे यहाँ जाकर के किसी नए विषय पर लेक्चर ही देना हो, लेकिन अगर आज कोई हमारे पास आ गया है, उससे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन अगर वो हमारा घर आ गया है, हम सब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके क्या करेंगे, हमारे संस्कारों में है कि हम उसका हम सत्कार करेंगे, आदर करेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव। हमें मानते हैं कि हमारे द्वारे जो आ गया है वह जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर मैं बताती हूँ, ऐसा होता है कभी मुझे लगता है शायद वेस्ट ही अच्छा है क्या, अब कल ही पेपर पढ़ना है, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि जो अतिथि आया है उसका हम निरादर करें। तो हमारे यहाँ जो ये हमारी जो ज्ञान परंपरा है, इस ज्ञान परंपरा में चाहे वो तात्विक स्तर हो, अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ, पूरे के पूरे वेस्ट में जो है रीज़न को महत्व दिया गया, और रीज़न को महत्व देने के कारण पुरुष को उच्च माना गया और स्त्री को निम्न माना गया। लेकिन हमारे यहाँ स्त्री को इसीलिए उच्च माना गया क्योंकि उसके पास इमोशंस हैं। इमोशंस ही सिविलाइजेशन को नर्चर करता है। और सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस क्या है? अगर जो नर्चरिंग की कैपेसिटी है जो विमेन में है, जिसने कि पूरी की पूरी आप पूरा इतिहास उठा करके देख ले, तो मैं जब वाइस चांसलर थी तो मैं अपने वहाँ बच्चों को और फैकल्टी मेंबर्स को कहती थी, और मुझे कहने में गर्व होता था, मैंने कहा कि मेरे यहाँ बैठने का फ़ायदा तभी है जब मुझ में आपको जो है वो माँ दिखाई पड़े। अगर मुझ में माँ नहीं है, वही पुरुषों की लीडरशिप को हमें कॉपी करना है, तब विमेन लीडरशिप का क्या मतलब है? 5 बजे तक मैं बिजी रहती हूँ, वहाँ विद्यार्थियों को कहा
5 बजे के बाद तुमको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, तुम अपनी समस्या लेकर के मेरे पास आ जाना, क्योंकि नहीं तो मेरे यहाँ बैठने का एक विमेन लीडरशिप में हमें जयललिता तो बनना नहीं है, मायावती बनना नहीं है, तो हम जो है मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम ऐसे हम उस लीडरशिप का समर्थन नहीं करते हैं। हमारी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? जो करुणा से ओतप्रोत हो, जो केयरिंग हो। उसका यही अर्थ होता है जो दूसरों का कि प्रॉब्लम्स को समझ सके, दूसरों को एक्सटेंशन ऑफ द सोल समझ सके। तो इसलिए ये इस बात को हम लोग कहते हैं। तो इस वजह से जो ये भारतीय ज्ञान परंपरा है और जो हमारी भारतीय जीवन दृष्टि है, उस जीवन दृष्टि को अगर हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि भारतवर्ष में सहधर्मिणी है, वह एक दूसरे की पूरक है, वह एक दूसरे की विरोधी कभी नहीं है, उसको कभी एक दूसरे का विरोधी नहीं माना गया। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही ब्रह्मचर्य आश्रम चलता है, गृहस्थ आश्रम से ही वानप्रस्थ संन्यास आश्रम चलता है। इसलिए आश्रम का मतलब ही क्या है कि जहां हमको आश्रय मिले, और एक स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के साथ रहने को इसलिए दिया जा रहा है। विवाह एक संस्कार है हमारे लिए, और वहां पर प्रविष्ट करने का अवसर हमको इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम हर उपेक्षित को, हर वो व्यक्ति जिसके पास वो नहीं, उसको हम आश्रय दे सकें। हमारे लिए विवाह जो है हमारी खाली बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने का एक साधन नहीं है, हम कभी उस प्रकार के प्लेजर में विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए गृहस्थ है तो गृहस्थ का दायित्व तो बहुत है, और गृहस्थाश्रम बहुत कठिन आश्रम है, आसान आश्रम नहीं है अगर आप अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं, जैसे मुझे ये कहा गया तो इसलिए मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़ करके ये कहती हूँ, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ओरिजिनल टेक्स्ट को हम पढ़ें, और तब हमको ये पता चलेगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और हमारा जो हिंदू दर्शन है वह इतना समृद्ध है। वह उन ऋषियों की, कितनी ऋषिकाएँ हुई हमारे यहाँ, 21 के तो नाम हम लोग जानते हैं। आप एक अध्ययन करिए कि इन ऋषिकाओं ने कैसे कैसे ये ऋषिकाएँ बनी, इस प्रकार का अध्ययन होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये सारा का सारा होने के बावजूद भी आप देखिए कि इतना ज़्यादा उसको ज्ञान था, ब्रह्मचारिणी होने का उसको अधिकार प्राप्त था। आज हर माँ बाप कहता है कि नहीं, शादी ज़रूर कर लो, कि शादी कर लो उसके बाद भले पढ़ना लिखना, लेकिन इस समय का दुराग्रह वहाँ पर नहीं था। जो स्त्री ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहती थी, ब्रह्मवादिनी कहलाती थी, उसको इसका अधिकार था। जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहती थी वो सद्योवधू कहलाती थी, उसको इस बात का अधिकार था। तो हमें जीवन यापन का, स्वतंत्रता का, सोचने का, पढ़ने का, ये सब का अधिकार था। महाराष्ट्र की अहिल्याबाई होलकर उस भारतीय नारीवाद का जीवंत रूप है। अगर किसी को भारतीय नारीवाद को समझना है तो आप अहिल्याबाई के जीवन से आप सीखिए। मैं तो जितना पढ़ती गई, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर की जो राष्ट्रीय समिति बनी, वेलकम समिति बनी, उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया, तो फिर मैंने जितना भी लिटरेचर अहिल्याबाई पर था, 2-3 जगह लेक्चर्स भी देने पड़े, तो मैं जितना पढ़ती जाती थी, वो जो आध्यात्म बल है हमारा, दूसरों के बारे में सोचता। अध्यात्म क्या है? जब हम दूसरों के बारे में, जब हम सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाते हैं। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ ऐसी नारियाँ हुई हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने को सिद्ध किया है, क्योंकि उनके पास हर प्रकार की शक्ति है। हमारी तीनों देवियां जो हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो तो भी वो लक्ष्मी है ना। अगर वो दमन कर, जो दुष्टों का दमन करने वाली हो तो उसकी पावर किसके पास है? दुर्गा के पास है ना। और ज्ञान की अधिष्ठात्री हो तो वो किसके पास है? सरस्वती के पास है। तो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों ही क्या हैं? माताएं हैं, स्त्रियां हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो स्थान दिया गया है हम उसको समझें। आप लोग सब महादेवी वर्मा का एक आर्टिकल पढ़िएगा जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे नहीं मिला, मराठी में भी ट्रांसलेट करिए, श्रृंखला की कड़ियाँ। भारतीय नारीवाद पर इतना सुंदर लेख है उनका कि ये अंधानुमय अनुकरण न करिए पुरुषों का, ये अंधानुमय के अनुकरण कहीं आपको नहीं जाने देगा। और एक जो बात अंतिम में उन्होंने कही कि मैं ऐसी स्त्री को देखना चाहती हूँ जिसमें आकाश में उड़ने की क्षमता हो, लेकिन शाम होने पर उसमें अपने नीड़ में आने की उत्सुकता भी हो। कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने उस बात का विवेचन किया है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि मुझसे कहा गया शायद उससे ज़्यादा ही समय मैंने ले लिया है। तो आप सबको बहुत बहुत सुनने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मुझको मतलब और अंजलि ताई ने ये मुझे अवसर प्रदान किया। उन्होंने बुलाया ही नहीं, फर्गुसन कॉलेज में मेरा एक लेक्चर रख दिया उन्होंने। फिर ये जो है बायो करवे उनकी आई थी प्राध्यापिकाएँ, वो मुझको वहाँ भी ले गई। तो बहुत तरह से मुझे जो है मेरी यात्रा बड़ी सार्थक रही। आप सबसे संवाद करने का अवसर मिला, तो मैं इसके लिए आप सबकी, अंजलि ताई की और गीता ताई, आप तो वहाँ से आई, हम लोग सबकी आप प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं बहुत आप सबके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैडम आप यहाँ चल के आई वहाँ से सुनने के लिए, है ना, इसके लिए मैं बहुत आपकी आभारी हूँ। आप सबके प्रति मेरा बहुत बहुत आभार है। कोई भी प्रश्न हो, आपके प्रश्न जो है ना मेरा उपहार है, क्योंकि आप जब प्रश्न पूछते हैं तो मुझे ज्ञात होता है कि आपने मैंने जो स्थापना की है उसके विरुद्ध आपके मन में क्या बातें आई या क्या कमेंट है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के आप प्रश्न पूछिए मुझसे। नमस्ते जी। यहाँ एवरेज एज ग्रुप देखा तो 40 या अबव है। तो ऐसे लगता है कि ये सब विषय कॉलेज स्टूडेंट्स में जाने चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी के बीच में ये जाने चाहिए दोनों। तो क्या करना चाहिए, कैसे करें? आज यही प्रश्न मुझसे वहाँ भी पूछा गया था जब मैं बायो करवे उसमें गई थी। देखिए, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो हमारे पास जितने उदाहरण हैं उन उदाहरणों को हम उनको समझाएं, और उपनिषद की वो टेक्निक हम समझाएं कि किस प्रकार से ये जो हमारी जीवन शैली है, जो कुछ भी कहा गया है, वो हमारे उत्थान में किस प्रकार से वो सहायक हो सकता है। अब आप देखिए कि उपनिषद कहता है कि एक बच्चा जब कोई गलती करता है तो माँ कहती है तुझे भगवान तो सजा देंगे, तो वो कहता है कि भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते, तुम बार बार भगवान का डर हमको क्यों दिखाती हो, वो कहता है। तो उपनिषद कहता है कि अगर तुम उसको कह दोगे कि नहीं नहीं, अरे ऐसी बात तू करता है, तू तो बड़ा दुष्ट है, तो बच्चे की सारी जिजीविषा वहीं खत्म हो जाती है। आप बच्चे को ये मत कहिए, आप बच्चे से कहिए बेटा अच्छा ठीक है, तुम ठीक ही कह रहे होगे, पर एक बात बताओ, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम कहते माँ बड़ी भूख लगी है, उस समय तुम्हें भूख दिखाई पड़ती है? जब तुम दर्द होता है तो कहते माँ बड़ी चोट लग गई है, और बच्चा छोटा बच्चा तो और माँ का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा करता है। बहुत दर्द हो रहा है ताकि आज स्कूल ना जाना पड़े, विद्यालय ना जाना पड़े, बहुत ही दर्द हो रहा है, आज मैं जाने लायक नहीं हूँ। अब मेरे पोता पोती ऐसे ही करते हैं। तो अब वो कहते हैं कि आप कहो कि तुमको दर्द होता है तो बचाओ बेटा, तुम्हें दर्द दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता ना। इसी प्रकार वो परम तत्व, परम ईश्वर जो है वो तुम्हारे बिल्कुल 24 घंटा इस वायुमंडल में है, पर तुम उसको देख नहीं सकते हो। तो हमको, जब हम तार्किक ढंग से, जो बात आपने कही, जब हम लॉजिकल तरीके से अपने विद्यार्थियों को समझाएंगे कि जो है कि इसके द्वारा ये जो ज्ञान पद्धति है, जो ये विचारधारा है, ये हमको वास्तविक आनंद की ओर ले जाती है। डू वी वांट टू बी अ पिग, जैसे कहते हैं ना, सुकरात भाव से, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि सुकरात भाव से, सुअर भाव से संतुष्ट रहने की बजाय सुकरात भाव से असंतुष्ट रहना ज्यादा अच्छा है। सुअर का क्या है, आप उनको ललकारिए। सुअर को क्या है, आप गंदे पानी से अच्छे पानी में ले जाइए, रिवोल्ट कर देता है, क्योंकि उसको किसकी आदत है, गंदे पानी की, उस सड़े हुए पानी में ही रहना चाहता है। तो उनसे पूछिए कि क्या तुम पिग बनना चाहते हो, सुअर बनना चाहते हो? मनुष्य में और उसमें क्या फर्क है? मनुष्य धर्मानुकूल आचरण कर सकता है,
जो जानवर नहीं कर सकता है। तो जो हमारे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों ने सफलता पाई, उनकी हिस्ट्री आप पढ़िए, ये जितने हमारे क्या अटेंशन, ध्यान देने से, ध्यान करने से क्या मिलता है आपको, आप कितना फोकस्ड होते हैं। तो ऐसे, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पर बहुत संक्षेप में आपको कह रही हूँ कि इस तरह से जब हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे तो फिर जो है वो इस बात को समझेंगे। और आप बहुत सही कह रहे हैं कि इस तरह के लेक्चर्स की कॉलेजेस में, मोटिवेशनल लेक्चर्स के कॉलेजेस में बहुत अधिक आवश्यकता है, तभी हम अपनी नई पीढ़ी को तैयार कर पाएंगे। और कोई भी प्रश्न किसी के भीतर खौल रहा हो मेरे लेक्चर के बाद तो वो बिल्कुल होता है ना, एक प्रतिक्रिया होती है कि अरे आपने ये कहा, तो आपका बिल्कुल स्वागत है जी। आइए प्लीज। आपका परिचय भी दीजिए। हाँ, परिचय भी बात अपना पहले दे करके। हाँ मैं गरिमा पंढरपुरे, हाँ, राष्ट्रीय सेविका समिति येलवाड़ा भाग बस्ती। अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए आप अपना मैं परिचय। गरिमा पंढरपुरे, पेशे हाँ। से आईटी इंजीनियर हाँ। और अभी राष्ट्रीय सेविका समिति येलवाड़ा भाग बौद्धिक प्रमुख के रूप में यहाँ आई हूँ। एक आपसे पूछना था कि जो नारीवाद शब्द है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जहाँ वाद होता है उसका प्रतिवाद होता है, तो ये नारीवाद शब्द जो आज चलन में, इस पे थोड़ा सा बताएं, जी। ये सही है या इसको इसके स्थान पे कोई और उपयुक्त शब्द का? जी, ऐसा होता है कि देखिए, वहाँ से नारीवाद ये शब्द आया। हमको नारीवाद को, शब्द को, वैसे नारी चिंतन, वो चिंतन, वो शब्द ज़्यादा अच्छा है ना। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम नारीवाद शब्द की बात करते हैं तो मैं सबसे पहली चीज़ ये कहती हूँ कि आई डू नॉट बिलीव दैट देयर शुड बी अ फीमेल सेंट्रिक थिंग और मेल सेंट्रिक। वी मस्ट बी ह्यूमन सेंट्रिक। नारीवाद न पुरुष विरोधी दर्शन है ना, और ना केवल स्त्री के पक्ष का दर्शन है, ये मानव केंद्रित विषय है। और इसी बात को बहुत सारे विदेशी चिंतकों ने भी कहा। लेकिन अगर हम अपनी मिट्टी से लेते हैं तो अगर हम चिंतन शब्द कहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसको मतलब एक बेटर वर्ड अगर हम लोग कहें तो नारी चिंतन शब्द ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों ने भी तो मुझे यही शब्द दिया ना, स्त्री चिंतन। हाँ शायद ये, हाँ जी जी, हाँ हाँ। मला वाटतं की अभ्यास मंडळाचा जो हेतू होता की काही विषय आपल्या मनामध्ये चालू असतात आणि त्याला चालना खरं तर आप हिंदी में बोलिए ना तो मैं भी समझ पाऊंगी जो बोला उसे वही नहीं समझ पाएगा तो। अभ्यास मंडळ जो स्टडी सर्कल किया, इसका उद्देश्य यही था कि जो मन में आते रहते हैं कई जी। विचार, तो उसको चालना भी मिले, थोड़ा मार्गदर्शन भी मिले, और ये विचार अगर चलते रहे, उसकी आपस में चर्चा होती रही, तो हम बाद में उससे कुछ हल निकल के आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अभ्यास मंडल में जो मांडनी की चंद्रकला दीदी ने, तो उसका उपयोग डेफिनेटली हुआ है। समय की मर्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा प्रश्न ले नहीं पाएंगे। जो मुख्य कार्यक्रम है वो एक्चुअली पुस्तक प्रकाशन का है, पर जब पुस्तक प्रकाशन के बारे में हम लोग सोच रहे थे तो ऐसा लगा कि खाली पुस्तक प्रकाशन होते हैं, पर उसकी अगर चर्चा भी हो उस विषय की तो उसका ज़्यादा उपयोग होगा। तो इसलिए पुस्तक प्रकाशन के पहले ये स्टडी सर्कल रखा है। अभी 10 मिनट का ब्रेक है, चाय और अल्पोपहार की व्यवस्था की गई है बाहर, तो वो जल्दी से लेके अब फिर से सभागृह में आ जाएंगे और पुस्तक प्रकाशन का कार्यक्रम करेंगे। हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ हिंदी में बोलने का हाँ हाँ प्रयास बिल्कुल। हिंदी में टूटा फूटा भी बोलेंगे तो चलेगा, है ना। और हिंदी तो सब हम जानते हैं, सब हिंदी बोल सकते, हिंदी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। स्त्रीवाद और पुरुषवाद, इसमें जो चर्चा अभी हो रही थी, उसमें हमारे बायाकर्वे स्त्री अभ्यास केंद्र में एक हल निकाला है और उसका कार्यवाही भी उसकी की है। तो उन्होंने एक शब्द निकाला है कि स्त्री पुरुष परस्पर पूरकता, और उस पर उन्होंने, मुझे हमने ही एक पुस्तिका निकाली है, और कॉलेज में जाके मुझसे ज़्यादा समृद्धि ज़्यादा बताएंगी। तो कॉलेज में जाके कॉलेज स्टूडेंट्स के
परिसंवाद लिए हैं दिन भर उनको। और हमारा तो स्त्रियों का कॉलेज रहता है, लेकिन बाहर जाके जहाँ को एजुकेशन है वहाँ पे ले लिए हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रतिसाद मिला है। तो वो पुस्तिका क्या है और वो समझ लेना चाहिए, या तो बांट देनी चाहिए, सब जितने आए हुए हैं उनको देनी चाहिए। और अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल सकती हैं इस पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या करें, अतिथि के लिए इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप समझ लेंगे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम कोशिश समझ तो लेंगे। जरूर करूँगी मैं। जी, मैं जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर हूँ और अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत सारे महाविद्यालयों के स्टूडेंट के साथ जेंडर के बारे में बातचीत करने का प्रयास ज़्यादातर हमारे डिपार्टमेंट करता है। तो हम लोगों ने एक अभियान लिया था 2020-21 साल में, और उस टाइम में यूनिवर्सिटी के साथ और एनएसएस के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ हमने ये अभियान पूरा किया था, जिसमें बहुत अच्छा उनका पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का रहा था। और एक बात, शायद ये बहुत विस्तृत हो सकता है सारा प्रवास आपको बताना इस चीज़ का, लेकिन उसी टाइम से मुझे ये बहुत समझ में आ रहा है, जब भी मैं जाती हूँ स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ, तो ये सब जो बदलाव अभी आ रहे हैं समाज में, तो उसके बारे में उनको जानकारी लेना अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि हम जेंडर के बारे में, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है। अभी एक बहुत अहम सवाल है कि शादी करे या न करे, क्योंकि आजू बाजू बहुत ऐसी घटनाएं घटती है जो दुर्घटनाएं बोल सकते हैं उसको, तो उनको कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि करना नहीं है, अगर अच्छा कुछ उस पर हम उनको कुछ बताते हैं तो लॉजिकल बताते हैं तो वो समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे पीढ़ी में शायद जो भी बड़ों ने बताया हमें फॉलो करना था, है ना, उस पर कुछ सवाल नहीं करने हैं, ओके, तो हम फॉलो करते गए। अभी ये जो पीढ़ी है नहीं, वो ऐसी नहीं है कि वो ब्लाइंडली फॉलो करेगी, उनको उसका कारण चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से, मैम अभी जो आप बता रही थी कि ये जो कारण अगर आप बता देते हो ना, वो आप वेदों से उपनिषदों से बोलो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका लॉजिकल रीजन बता दो, वो समझ जाएंगे। और उनको ऐसा नहीं है कि उनको रिलेशंस नहीं चाहिए, अपने से आगे आके बोलते हैं कि हाँ हमारे साथ ये विवाह के बारे में आप लोग बात करो, हमें जानना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने की उनमें उत्सुकता है। और इसके लिए अभी बाया कर्वे स्त्री अभ्यास केंद्र ने एक विवाह पूर्व संवाद केंद्र भी शुरू किया है जुलाई में, तो बहुत अच्छा प्रतिसाद उसके लिए मिलता है हमें। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैम आपने बताया, इस चीज का अध्ययन होना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे करें मीन्स अभी मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि इसके लिए कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है जिससे शायद ये ज्ञान हम ज्यादा मिल सकता है। इसके बारे में मैं ज्यादातर अभी सोच रही हूँ कि मुझे ये सब पढ़ना है, लेकिन अगर इस तरह से हम बात करते हैं ना सबके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, नई पीढ़ी के साथ, तो वो बहुत ही उत्सुक है और जानने के लिए और बदलने के लिए तैयार भी है, ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। तो इस पर हमारा एक छोटी सी पुस्तिका है लिंगभाव संवेदनीकरण करके, हमारे केंद्र में वो उपलब्ध भी है। अगर आप हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम बिल्कुल आपको वो दे सकेंगे। जी, थैंक यू।